हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड के वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस जो कि सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी है, इसका अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वायरस जो शब्द है वो वायरम से आया है, जिसका अर्थ होता है पॉइजन यानी जहर। सबसे पहले इवेनोवस्की ने तंबाकू मोजैक वायरस की खोज की। उसके पश्चात बेंजीरिंक ने इसे कॉन्टेजियम वायरम फ्लूइडम नाम दिया था। बेंजीरिंक ने इसे वायरस को क्या नाम दिया? कॉन्टेजियम वायरम फ्लूइडम। उसके पश्चात स्टेनले ने वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में प्राप्त किया। वायरस जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट नॉन इन्फेक्शियस एजेंट है, यानी कि सबसे छोटे अभी तक ज्ञात जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट हैं या जो संक्रमित करने वाले सूक्ष्म जीव हैं, उसमें से सबसे छोटा सूक्ष्म जीव है वो है वायरस। वायरस जो होते हैं वैसे निर्जीव होते हैं, लेकिन इनका जो होस्ट होता है यानी परपोषी होता है वो सजीव होता है। इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी माना जाता है। वायरस स्मॉलेस्ट नॉन इन्फेक्शियस एजेंट हैं जो कि न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन जो होता है इसमें प्रोटीन कोट के रूप में होता है, और न्यूक्लिक अम्ल में या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, या आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल के फॉर्म में होता है। ठीक है। कभी कभी इसमें जो एनवलप होता है वह भी कोट प्रोटीन के ऊपर एक एनवलप का भी निर्माण हो जाता है, या एनवलप भी होता है जो कि लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ये जो सेल्स होती हैं ये रेप्लिकेटिव सेल्स होती हैं, इनकी प्रतिकृति बनती हैं और ये डायरेक्टली सेल को डैमेज कर देती है। यानी जिस होस्ट के अंदर, जिस परपोषी के अंदर ये रहती हैं, जहाँ उनकी प्रतिकृति होती हैं, उसी को फाड़ कर, उसी को नष्ट करके ये बाहर निकल आते हैं और डिजीज़ का कॉज बनते हैं या डिजीज़ का कारण बनते हैं। दूसरा, वायरस के इन्फेक्शन से जो होस्ट होता है वो अटेम्प्ट टू इन्फेक्टेड सेल्स, यानी कि ये जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उसमें से वायरस का प्रतिकृति होने के बाद वायरस के कण आ जाते हैं और ये जो है बीमारी का कारण बनते हैं, और दूसरी नई कोशिकाओं को भी ये संक्रमित करते हैं। जो इसका नेचर है वो एनलिस्ट इसे केमिकल पार्टिकल माना गया है। बाहर की दुनिया में अगर ये किसी होस्ट में नहीं है तो ये मिट्टी के कण के समान या किसी केमिकल पार्टिकल के समान माना जाता है, लेकिन अगर ये होस्ट में है तब ये लिविंग है, यानी होस्ट के बाहर ये नॉन लिविंग की तरह कार्य करता है और होस्ट में जाने के बाद ये लिविंग हो जाता है। यह स्मॉलेस्ट पॉसिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, और इसे ये बैक्टीरियल फिल्टर से भी पास हो जाता है, यानी बैक्टीरियल फिल्टर से भी ये रुकता नहीं, यानी बैक्टीरिया से भी ये छोटा होता है। इसकी जो साइज़ होती है वो होती है 10 से 300 माइक्रोन। माइक्रोन मीन्स 10⁻⁻⁶। तो इसकी जो साइज़ होती है वो होती है 10 से लेके 300 माइक्रोन। ठीक है। ये वैसे तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के ही करैक्टर पाए जाते हैं। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो नॉन सेलुलर होता है, यानी कोशिका नहीं है। इसकी कोशिका में सारी ऑर्गेनेल वगैरह कुछ नहीं होते हैं। इसकी जो भी इसका ऑर्गेनाइजेशन है वो ओनली प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है, और इसके अंदर लिविंग सजीव और निर्जीव दोनों के ही गुण या लक्षण पाए जाते हैं। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। प्रोटीन कोट जो होते हैं उन्हें हम एक यूनिट को कैप्सिड बोलते हैं, और न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए का हो सकता है। अगर ये बाहर है, होस्ट में नहीं है, तो उस पार्टिकल को
जो कि नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना हुआ पार्टिकल है, उसे हम बोलेंगे वीरियन। वीरियन तब होगा जब वो बाहर है, होस्ट में नहीं है, नॉन लिविंग की तरह एक्ट कर रहा है, उसे हम बोलेंगे वीरियन। ठीक है। इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, इसीलिए जो उसका फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है कि प्रोटोप्लास्ट तो किसी सेल के अंदर होना ही चाहिए, है ना, तो इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो बहुत अधिक होती है, जो कि एक नॉन लिविंग का करेक्टर है। तो इसके अंदर नॉन लिविंग के क्या क्या करेक्टर हो गए, इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होता है, यानी कि कोई भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफ़र, एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता है, जो कि लिविंग का सबसे बड़ा करेक्टर है, वो भी इसमें नहीं होता है। तो लिविंग के करेक्टर भी हैं, लिविंग का करेक्टर ये है कि सेल्फ रेप्लिकेटिव है, रेप्लिकेशन होता है, तो ये एक लिविंग का करेक्टर है। ओके। अगर हम बात करें फिजिकल और केमिकल नेचर, तो जो फिजिकल नेचर होता है, बाहरी जो आवरण होता है वो प्रोटीन कोट का बना होता है, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो पेंटामर या हेक्सामर होते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं कैप्सोमियर, और बहुत सारे कैप्सोमियर से जो है वो कैप्सिड बनता है, और कैप्सिड जो है वो बाहर के खोल या आवरण का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए हम देखें TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, इसकी सिमेट्री हेलिकल होती है, सर्पिलाकार होती है। इसमें जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो SSRNA, सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है, जो कि हेलिकली फॉर्म होता है, हेलिकली कॉइल्ड होता है, जिस पर कैप्सोमियर्स यानी कैप्सिड जो प्रोटीन कोट होते हैं, वो कैप्सोमियर जो होते हैं इस पे लगे रहते हैं। जो तंबाकू मोज़ेक वायरस है उसकी जो सरफेस होती है वो रफ होती है, उबड़ खाबड़ होती है, बम्पी होती है, RNA होता है वो हेलिकल फॉर्म होता है, और बाहर की तरफ जो कोट होता है प्रोटीन का बना होता है। प्रत्येक जो कॉइल है इसके अंदर वो 49 न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है, सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है, और प्रत्येक कॉइल के अंदर 149 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और टोटल जो कॉइलिंग होती है वो कितनी होती है, 130 टर्न्स, यानी 130 कॉइल होते हैं, और प्रत्येक कॉइल में 49 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो इस प्रकार टोटल लगभग 6370 न्यूक्लियोटाइड्स, या हम कह सकते हैं लगभग 6400 के आसपास इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो RNA का बना होता है, लेकिन कई वायरस ऐसे होते हैं जिनमें DNA का भी बना होता है, कई RNA ऐसे होते हैं जिसमें RNA होता है। अच्छा, DNA और RNA सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंड भी हो सकते हैं। उसके बाद हम शेप की बात करें तो जो शेप होता है TMV का, जैसे हेलिकल होता है ना, सर्पिलाकार। उसके अतिरिक्त आइकोसाहेड्रल या पॉलीहेड्रल हो सकता है। उदाहरण के लिए इन्फ्लुएंजा वायरस, बैक्टीरियोफेज, उनमें कैसा होता है, आइकोसाहेड्रल या पॉलीहेड्रल हो सकता है। आइकोसाहेड्रल मीन्स उसमें 10 खंड होते हैं और 20 फेसेस या 20 भाग होते हैं इस तरह से। उसके बाद क्यूबॉइड भी हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज की बात करें, बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियोफेज वह वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को एज ए होस्ट, एज ए परपोषिक यूज़ करते हैं। बैक्टीरियोफाज यानी जीवाणु भोजी, नाम से पता चल रहा है कि वह वायरस जो जीवाणुओं को भोजन बना ले, जो जीवाणुओं के अंदर लिविंग फॉर्म में रहे, ऐसे वायरस को बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। इनकी जो सिमेट्री होती है वो बाइनल सिमेट्री होती है। 2 भाग होते हैं, जो ऊपरी भाग होता है उसे हेड बोलते हैं, जो हेड होता है सर, शीर्ष, और एक नीचे होती है टेल। जो टेल होती है वो हेलिकल स्ट्रक्चर की होती है, सर्पिलाकार होती है, जबकि जो हेड जो होता है वो आइकोसाहेड्रल होता है, आइकोसाहेड्रल होता है। ये जैसे बैक्टीरियोफेज का डायग्राम देख रहे हैं, बैक्टीरियोफेज में जो हेड होता है वो लगभग 65 × 95 नैनोमीटर साइज़ का होता है, और जो हेड होता है उसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA रहता है, जिस पर बाहर प्रोटीन का कोट होता है। प्रोटीन कोट जो होता है वो लगभग 2000 कैप्सोमियर का बना होता है, कैप्सिड। और उसके पश्चात नीचे टेल होती है जिसमें कि चॉइस रिंग्स होती हैं,
और प्रत्येक रिंग में 6 सब यूनिट्स होती हैं, तो 144 सब यूनिट्स का बना होती है ये हेलिकल स्ट्रक्चर रिंग जो होती हैं इसके अंदर, टेल के अंदर। और नीचे की तरफ बेसल प्लेट पाया जाता है और पैग होते हैं, और पैग जो होते हैं उससे लॉन्ग स्टिकी फाइबर्स निकलते हैं जिसकी लेंथ लगभग, और इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 1300 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। कहने का मतलब जो शीर्ष है वो आइकोसाहेड्रल है, टेल है वो जो है रिंग के समान होता है हेलिकल स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। और जो बैक्टीरियोफेज होते हैं या जीवाणुभोजी होते हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर रहते हैं होस्ट, और वहीं रेप्लिकेट होते हैं और बैक्टीरिया के डीएनए को कंट्रोल में ले लेते हैं और फिर ये रेप्लिकेट होते हैं, ठीक है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, जीवाणुभोजी। तो जीवाणुभोजी के अंदर मोस्टली डीएनए पाया जाता है। उसके बाद में आ जाते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। ट्रांसमिशन ऑफ वायरस का अर्थ है कि किस प्रकार से जो वायरस है वो किस प्रकार से ट्रांसमिट हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है वायरस का, वह सीड के द्वारा हो सकता है, सेल सेप से हो सकता है, पॉलन ग्रेन द्वारा हो सकता है, सॉइल द्वारा हो सकता है, विंड के द्वारा हो सकता है, वेक्टर्स द्वारा हो सकता है, फील्ड एक्सरसाइज, कांटेक्ट, या फिर कोई अल्टरनेट होस्ट के द्वारा इसका जो ट्रांसमिशन है वो हो सकता है। ट्रांसमिशन का अर्थ होता है कि किस प्रकार से जो वायरस है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। जो वायरस है उसका प्रथम जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो होता है बाय सीड। सीड के द्वारा किस तरह से होता है कि वायरस जो होता है वो सीड के सरफेस पर प्रेजेंट है, और सीड के सरफेस पे प्रेजेंट होने के बाद में ये जो है वो एम्ब्रियो को इन्फेक्ट नहीं करता है। अगर इन्फेक्ट करता तो ये नेक्स्ट जनरेशन पे भी जा सकता था, पर ये इन्फेक्ट नहीं करता है एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो को इन्फेक्ट न करने की वजह से ये जो है वो उसी जनरेशन को इन्फेक्ट करता है। बाय सेल सैप इनोकुलेशन it entered the injured plant of healthy plant to which cell sap of infected plant come to contact and virus is enter। कहने का मतलब अगर कोई इंजर्ड प्लांट है, हेल्दी प्लांट अगर कोई इंजर्ड है ना, तो अगर वो किसी इन्फेक्टेड प्लांट के कांटेक्ट में आता है तो उससे वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। दूसरा पॉलन ग्रेन से, अगर पॉलन ग्रेन कोई डिजीज है, इन्फेक्टेड है और वो ओवरी के ऊपर जा रहा है जो हेल्दी है, तो फिर वायरस का इन्फेक्शन उस ओवरी को हो सकता है, उस फ्लावर को हो सकता है। उसके बाद में आ जाते हैं सॉइल से भी ट्रांसमिशन जो है वो इसका होता है, और जो कोई सीड है सॉइल में प्रेजेंट है और उससे सीड के ऊपर लग के और फिर सॉइल के द्वारा ये ट्रांसमिशन वायरस का हो सकता है। हवा द्वारा हो सकता है वायरस का, क्योंकि ये केमिकल पार्टिकल फॉर्म में होता है, तो सॉइल हवा से भी इसका ट्रांसमिशन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में हो सकता है या एक एनिमल से दूसरे एनिमल में हो सकता है। वेक्टर्स जैसे कि मैन, इंसेक्ट, एफिड्स, इनके द्वारा भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। किसी फील्ड एक्सरसाइज यानी कोई फील्ड में कार्य कर रहे हैं तो उस व्यक्ति द्वारा भी या उस किसी भी औजार द्वारा भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है, कांटेक्ट से हो सकता है, या फिर कोई अल्टरनेट होस्ट है जो कि इस वायरस इन्फेक्टेड है और उससे हेल्दी प्लांट को दूसरे होस्ट पर भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं वायरस के मल्टीप्लिकेशन की या वायरस के गुणन की। तो जो वायरस SSRNA होता है, इसका किसी भी वायरस का जो गुणन है वो उसके शीर्ष में प्रेजेंट या उसके हेड में प्रेजेंट, या हम कह सकते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसके द्वारा होता है, कैप्सिड के द्वारा नहीं होता है, ठीक है ना। तो कैप्सिड जो होता है वो तो डीजेनरेटेड हो जाता है, और जो साइटोप्लाज्म के बिना अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो होस्ट सेल के अंदर जाता है। होस्ट सेल की मशीनरी को वो फिर क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री mRNA का निर्माण होता है। जो वायरल RNA है उससे कॉम्प्लीमेंट्री या mRNA का निर्माण होता है, cRNA का निर्माण होता है, और इस तरह से मल्टीप्लाई होके नए वायरल पार्टिकल बनते हैं। mRNA का निर्माण होने के बाद में उसके कैप्सिड प्रोटीन का निर्माण होता है, और फिर जो पूरा वायरल पार्टिकल है वो पूरा अरेंज होकर होस्ट की सेल को रप्चर करके बाहर आ जाते हैं, और फिर नई
होस्ट सेल को, जो हेल्दी होस्ट सेल है उसको इन्फेक्टेड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो वायरस होते हैं या जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो अगर बैक्टीरियोफेज है तो उसका शीर्ष अंदर नहीं जाएगा, कैप्सिड अंदर नहीं जाएगा, उस ओनली टेल के द्वारा जो प्लेट होती है, पैग होते हैं, उसके द्वारा वो होस्ट सेल से चिपक जाते हैं। उसके पश्चात उसमें सिर्फ आरएनए या डीएनए जो उनका होता है, न्यूक्लिक अम्ल, वो प्रवेश कर जाता है होस्ट की मशीनरी को, वो होस्ट के डीएनए को वो कंट्रोल कर लेते हैं और उसके पश्चात आरएनए का निर्माण करते हैं और बहुत सारे कैप्सिड्स का निर्माण करते हैं। और आरएनए और उनका जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसकी प्रतिकृति होती है, उसके बाद उनका अरेंजमेंट होता है, उनका नए नए वायरस पार्टिकल्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। फिर उसी होस्ट सेल को वो फाड़ कर डैमेज करके बाहर आ जाते हैं और बाहर निकल के नई हेल्दी सेल्स को वो इन्फेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो वायरस जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की योजक कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है। नेक्स्ट वीडियो में हम टीएमवी, टोबैको मैजिक वायरस, और YVMV, येलो वीन मोज़ेक वायरस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।